हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओके शिवम। प्रीवियस ईयर पेपर्स के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट के 2016 के सीडीपी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स है, इसमें सिर्फ सीडीपी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। ये चौथा पार्ट है। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं आज से पहले क्वेश्चन से। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना। पहला क्वेश्चन है 2016 का ये पेपर है और जिसमें हम लोग सीडीपी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। यूपी टेट की है। तो पहला ही क्वेश्चन से देखो क्या है। काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको रिवाइज कर सकते हो जल्दी से। जब किसी एक स्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग अन्य स्थिति में किया जाता है तो उसे कहा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है। जब किसी एक स्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग अन्य स्थिति में किया जाता है तो उसे हम लोग अधिगम का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर इन लर्निंग बोला जाता है। When acquired knowledge in one situation is used to another situation is called to transfer in learning। यानी अधिगम का हम लोग स्थानांतरण कर रहे हैं अर्जित ज्ञान को अन्य स्थान पर उपयोग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को हम लोग सीखना, लर्निंग बोला जाता है। ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस, ध्यान रखना एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। एक्सपीरियंसेस को हम लोग मॉडिफिकेशन के थ्रू क्या बोल सकते हैं? लर्निंग, सीखना। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 के प्रीवियस ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले 2011 और समथिंग 2014 के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो उसे हम लोग स्तंभाकृति बोलते हैं, यानी हिस्टोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है। इन स्टैटिक्स इज बार ग्राफ ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम बोला जाता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऐसी कौन सी स्टेज है विकास की जिसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? 4 स्टेज दिए हैं, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो बुद्धि का अधिकतम विकास कहाँ होता है? बाल्यावस्था में। ठीक है। एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेक्स प्लेस? तो चाइल्डहुड। ठीक है, इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पे आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पे, नैतिकता पे, वास्तविकता पे या फिर ध्यान पे? तो जो शिशु का अधिकांश व्यवहार होता है वह मूल प्रवृत्ति पे आधारित होता है। ठीक है। मैक्सिमम बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ड अपॉन, तो इंस्टिंक्ट पे आधारित होता है। ठीक है। शिशु का अधिकांश व्यवहार जो है मूल प्रवृत्ति पे आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? कुत्ते पे, चिंपांजी पे, बिल्ली पर, चूहों पे। अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? चिंपांजी पे प्रयोग किया था। चिंपांजी नाम का एक बंदर था, उस पे प्रयोग किया था। इन थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इनसाइड कोहलर डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द चिंपांजी। ठीक है, ध्यान रखना। काफी आसान क्वेश्चन था। देखो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सीधे पूछ रहे हैं और 1 लाइन क्वेश्चन है। सीधे सीधे आप लोग पेपर से पहले रिवीजन कर सकते हो इस सीरीज के माध्यम से। 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखो। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी डाट उच्च होंगे। अगर कोई बच्चा है उच्च बुद्धि लब्धि वाला है तो उसमें भी ये जरूरी नहीं कि ये चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करना या फिर चूहों को प्रयोग करना। तो अगर कोई बच्चा उच्च बुद्धि लब्धि वाला है तो जरूरी नहीं कि उसके अंतर्गत सृजनशीलता भी हो। ठीक है, क्रिएटिविटी। ठीक है, जरूरी नहीं है उच्च बुद्धि लब्धि के साथ सृजनशीलता भी एक बच्चे में उपलब्ध हो। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर चलते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है।
ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा इंटरनल दशा कौन सी होती है? अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। इंटरनल कंडीशन ऑफ अट्रैक्शन, अटेंशन इज ड्यूरेशन, नोवेल्टी, इंटरेस्ट या साइज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट। जो आपकी इंटरनल आंतरिक दशा है वो रुचि होती है, इंटरेस्ट होती है, ठीक है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा इंटरेस्ट। अगर आप रुचि किसी भी चीज में ले रहे हैं तो जरूरी है कि वह आपके अंतर इंटरनल फीलिंग हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? ऐसी कौन सी मेथड है जो कि स्मृति का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहार विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या फिर पुनः सीखना विधि। Which of the following method is not used to measure memory? Recall method, reasoning method, recognition method या फिर relearning method। 9 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, स्मृति को मापने के लिए हम लोग तार्किक विधि का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रीजनिंग मेथड, ठीक है। जबकि रिकॉल मेथड से हम लोग माप सकते हैं, रिकॉग्निशन मेथड से माप सकते हैं और लर्निंग मेथड से भी मेमोरी को माप सकते हैं। जबकि तार्किक विधि मैं आपकी बुद्धि को, स्मृति को मापने के लिए नहीं होता, बल्कि ये लॉजिक लगाने के लिए यूज की जाती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं के रूप में पूछा है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम लोग TAT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं या फिर इंग्लिश में बोल सकते हो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, का विकास किसके द्वारा किया गया था? साइमन, होल्टमैन, मुरे या फिर बेला। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसने दिया था? आसान क्वेश्चन है, मॉर्गन एंड मुरे, नाम सुना होगा। मॉर्गन एंड मुरे दोनों ने मिलकर के दिया था थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मुरे, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? जो आपका मनोविज्ञान है उसका सबसे बड़ा योगदान शिक्षा क्षेत्र में क्या है? तो विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। सही आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। जो आपका मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। डी ऑप्शन सही होगा। आसान क्वेश्चन था। हम लोग 2016 के पेपर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। गाइस, आप सबको बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सपोर्ट करें, जिससे कि अधिक से अधिक इस प्रकार की वीडियो को हम लोग कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित कौन नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर व्यक्तित्व का सिद्धांत। Which of the following is not related to principle of growth and development? growth and development से कौन से संबंधित नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, क्लासिफिकेशन, इंटीग्रेशन या फिर इंडिविजुअलिटी। बताइए। 12 को यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत। वर्गीकरण का सिद्धांत एक क्लासिफिकेशन सिद्धांत है, जिसे हम लोग अरेंजमेंट सिद्धांत बोल सकते हैं, और यह वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा। जबकि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी भी आता है, ठीक है। तो इसका जो नहीं के रूप में पूछा है आंसर, नेगेटिव के रूप में पूछा है, नॉट रिलेटेड पूछा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान जरूर रखिएगा। नॉट जहां लगा रहता है तो कई बार जल्दी में हम लोग गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, व्यक्तित्व का सिद्धांत। इन क्लास टीचिंग द स्टेप ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन इज बेस्ड ऑन which law of learning? law of effect, law of analogy, law of readiness, law of association। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। यानी कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सीखने के किस नियम पर आधारित है? तत्परता के नियम पे, लॉ ऑफ रेडीनेस पे, ठीक है। क्लास टीचिंग इज द स्टेप ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ लर्निंग? तो लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, ध्यान रखना। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। अवधारणा के गठन का पहला चरण क्या हो सकता है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, अनुभूति, पृथक्करण। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनुभूति हो जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज, तो परसेप्शन। पहला ही चरण क्या होता है अवधारणा के गठन का?
अनुभूति, परसेप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन। काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डॉट डॉट द्वारा दिया गया था। जो आपका ये प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को किसने दिया था, ये बताना है यहाँ पे। टोलमैन, बंडूरा, थॉर्नडाइक या कोहलर महोदय ने। आप सभी को पता है बंडूरा ने एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था, ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड इन्होंने दिया है। इसका सही आंसर बंडूरा को हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यही आंसर आयोग ने माना है, जो आपकी बेसिक शिक्षा परिषद है जो कराती है यूपी टेट, उन्होंने यही दिया था आंसर। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर चलते हैं। अधिगम में डॉट डॉट ने प्रभाव का नियम दिया था। प्रभाव का नियम किसने दिया था? लर्निंग में अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था? पाउलो, स्किनर, वाटसन या थॉर्नडाइक। इन लर्निंग लॉ ऑफ इफेक्ट वाज गिवन बाय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। सभी लोग जानते हैं और ये सभी कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन, कई रिपीटिंग क्वेश्चन है ये। थॉर्नडाइक महोदय ने प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक, आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण कौन है? अवधान के, अवधान यानी अटेंशन, अटेंशन के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन होता है? तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, देखो, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, या फिर उद्दीपक वस्तु प्रविधि, या फिर प्रकाश, ध्वनि, गंध, या फिर पुरस्कार, दंड या प्रोत्साहन। तो देखो, अवधान के आंतरिक तथा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक जो होते हैं, तो आपकी रुचि होती है, आपके लक्ष्य होते हैं, और आपकी अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, आपके इंटरेस्ट, आपके एम और आपकी एटीट्यूड आपके अवधान के आंतरिक या व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक होते हैं। सब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन, इंटरनल और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन आर, तो इंटरेस्ट, एम, एटीट्यूड, ये तीन चीजें मिलकर बनता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, ये बताना है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा होता है। केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज, तो ये चार ऑप्शन है, इसमें बताना है कौन सा सही आंसर हो जाएगा जो कि बाल मनोविज्ञान के बारे में बात करेगा, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात करे, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे 18 का सही आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का जो अध्ययन करता है उसे हम लोग बाल मनोविज्ञान बोलते हैं। स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू एडोलेसेंस, कॉन्सेप्शन से लेकर के एडोलेसेंस तक जो हम लोगों का क्षेत्र है, एरिया है, कवर करता है, उसे हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है कॉन्सेप्शन टू एडोलेसेंस, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताएं, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र से जोड़े के अलग नहीं हो पाने के कारण होती है, उस अवस्था को हम लोग क्या बोल सकते हैं या बोलते हैं? एक ऐसी अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र में डिफेक्ट है, किसी भी अलग ना हो पाने के कारण उत्पन्न होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। सिंड्रोम के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, खासकर डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम काफी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? द सिचुएशन यूजुअली caused by a failure of mother's 21st chromosome pair to separate is known as, तो इसे किस रूप में हम लोग जानते हैं? काफी आसान क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम के रूप में जानते हैं, ठीक। 21वें गुणसूत्र, ये भी ध्यान रखना है, कंफ्यूज करने के लिए ये 22, 23 कुछ भी कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है 21वें गुणसूत्र में अगर कोई डिफेक्ट है, अलग नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलेंगे। 19 का आंसर ये होगा। कई बार पूछा है, सीटेट में भी कई बार पूछा है, यूपी टेट में भी पूछा है, अगर अन्य टेट में भी देख रहे हैं तो वहां भी पूछा है। रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी है, फैक्ट बेस्ड कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? नैतिकता जो है, कोहलबर्ग महोदय ने नैतिकता के सिद्धांत दिए हैं, जिसमें नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है, वो कौन सा स्टेज है ये बताना है। पूर्व पारंपरिक अवस्था, जिसे हम लोग प्री कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं, पारंपरिक अवस्था यानी कन्वेंशनल लेवल, पश्चात पारंपरिक अवस्था यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, या फिर इन चारों में से कोई नहीं। According to Kohlberg, at which level morality is externally controlled? यहाँ पर 20 का सही आंसर हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज।
किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? प्री कन्वेंशनल स्टेज में नैतिकता जो है बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। आंसर हो जाएगा ए, 20 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? सही क्रम बताना है, कौन सा एक सही क्रम है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले अंडाणु, शुक्राणु, फिर ब्लास्टोसिस्ट, फिर युग्मनज। इसमें बताना है कौन सा सही है। Which one of the following is a correct development sequence? करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस कौन सा है? Which of the following is a correct development sequence? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 21 का। सबसे पहले अंडाणु का क्रिएशन होता है, फिर शुक्राणु होते हैं, फिर युग्मनज बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट, फिर ब्लास्ट होता है, फिर उसके बाद क्रिएशन होता है बेबी का। ठीक है, तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस। एंड डेवलपमेंट सबसे पहले किसका होता है? सबसे पहले ओवम का क्रिएशन होता है, फिर स्पर्म होता है, फिर जाइगोट दोनों मिलकर बनाते हैं, फिर ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, फिर अपना नेक्स्ट प्रोसेस आगे की चलती है। इस तरह से इसका सही आंसर डी होगा। इस तरह से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डॉट डॉट के द्वारा किया गया है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? क्रेसनर, कार्लजी, जंग, शेल्टन या स्प्रेंजर। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट किड्स ऑफ पर्सनालिटी इज क्लासिफाइड बाय, तो किसने दिया है? तो इसे सबको पता होगा, कार्ल यंग महोदय ने। ठीक है, कार्ल जी जंग युंग, इसे हम लोग जंग युंग को जो भी बोल सकते हो वही है, सेम टू सेम। ये यूपी टेट 2016 का पेपर है, सीडीपी सेक्शन से, पेपर फर्स्ट है। 23 देखते हैं, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण, नियमीकरण। ये कुछ एक ऑर्डर दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? किस विधि के अंतर्गत उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण आता है? निगमन, आगमन, अंतर्दर्शन विधि या फिर बहिर्दर्शन विधि? एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड जनरलाइजेशन आर द स्टेप ऑफ विच मेथड ऑफ द फॉलोइंग? डिडक्टिव, इंडक्टिव, इंट्रोस्पेक्शन या फिर एक्सट्रोस्पेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो इसका आगमन विधि के ये चरण सोपान कह सकते हो। ठीक है, आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उसका निरीक्षण किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर उसका वर्गीकरण किया जाता है, फिर उसका नियमीकरण किया जाता है। इसलिए 23 का आंसर भी होगा इंडक्टिव मेथड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण डॉट डॉट में होता है। फ्रायड महोदय के अनुसार हमारे मूल्यों का जो आंतरीकरण होता है किसके कारण होता है? पहचान, जिसे हम लोग ईद बोलते हैं, अहम, ईगो जिसे हम बोलते हैं, या फिर पराहम जिसे हम लोग सुपर ईगो बोलते हैं, या फिर सिचुएशन यानी परिस्थितियों के कारण होता है। अकॉर्डिंग टू फ्रायड, आवर वैल्यूज आर इंटरनलाइज्ड विथिन द डॉट डॉट विद ईगो या सुपर ईगो या सिचुएशंस। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सुपर ईगो। सुपर ईगो के अंतर्गत हमारी जो मूल्यों का आंतरीकरण होता है, इंटरनलाइज्ड होता है। ठीक है, पराहम जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ध्यान रखना। आसान क्वेश्चन था, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, व्यवहारवादी डॉट डॉट ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। ठीक है, एक बिहेवियरिस्ट हैं, उनका नाम बताना है, जो ये दावा करते हैं, बताते हैं कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या कुछ भी बना सकता हूँ। तो उस महोदय का नाम बताना है। आंसर हो जाएगा वाटसन महोदय, ये कहते हैं, स्टेटमेंट दिया है। बिहेवियरिस्ट हैं जो कि हैड सेड गिव मी ए न्यू बॉर्न इन्फेंट, आई कैन मेक हिम डॉक्टर, एडवोकेट, थीफ और व्हाटएवर, कुछ भी हम उसे बना सकते हैं। आई विश, तो ये महोदय हैं वाटसन महोदय, एक बिहेवियरिस्ट है। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। 25 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। ध्यान आकर्षित होने में डॉट डॉट की प्रमुख भूमिका होती है। ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन की उपादेयता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की, या फिर उद्दीपन की सक्रियता की। डॉट डॉट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ड्राविंग अटेंशन। अटेंशन को ड्रॉ करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यूटिलिटी ऑफ स्टिमुलस, रिलायबिलिटी ऑफ स्टिमुलस, या फिर एक्टिविटी ऑफ स्टिमुलस। तो यहाँ पे 26 का सही आंसर हो जाएगा उद्दीपन का जितना तीव्र होगा उतना ज्यादा ध्यान आकर्षित करेगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ड्राइविंग अटेंशन। ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। सही आंसर ए ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 27, छात्र डॉट डॉट छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। डॉट डॉट इज द आर्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग इंटरेस्ट इन द पीपल, टीचिंग, सिंपैथी, इम्पार्शियल, मोटिवेशन। 27 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखो किसी भी छात्र में अगर रुचि उत्पन्न करना है तो उसे प्रेरित करना होगा, मोटिवेट करना होगा, तब जाके वह किसी चीज के प्रति इंटरेस्ट लेगा, रुचि उत्पन्न होगी उसके अंतर्गत करने की। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा डी आपका। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रायड के अनुसार डॉट डॉट कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसे आपको बताना है कि ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं फ्रायड महोदय के अनुसार। या फिर फ्रायड महोदय के अनुसार विस्मरण का अर्थ है कि किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता होती है। या फिर फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। या फिर उपरोक्त में से इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू फ्रायड। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 28 का, फ्रायड महोदय कहते हैं विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, ये आंसर होगा सी। अकॉर्डिंग टू फ्रायड, फॉरगेटिंग इज ए टेंडेंसी टुवर्ड ऑफ फ्रॉम मेमोरी दैट व्हिच इज अनप्लीजेंट, यानी सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 28 का ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, SOR किसने प्रस्तावित किया है? SOR इज प्रपोज्ड बाय। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वुडवर्थ, कुप्का, कोहलर या गेस्टाल्ट महोदय के द्वारा। तो SOR जो है वुडवर्थ महोदय के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसका जो SOR को हम लोग उत्तेजना जीव प्रतिक्रिया के रूप में हिंदी इसका अर्थ होता है। SR कंडीशनिंग, बहुत सारी कंडीशनिंग होती है ना, उसी को प्रतिपादित किया था किसने? SOR कंडीशनिंग को किसने दिया था? वुडवर्थ महोदय ने। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी 29 का ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, लास्ट क्वेश्चन है सीडी का 2016 के पेपर का यूपी टेट का। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समर्थ गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समर्थ गुण के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाती है? नॉमिनल मापनी, क्रमसूचय मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। द स्केल विच हैज all the properties of in internal scale and in addition has an absolute zero, nominal scale, ordinal scale, interval scale, ratio scale। बताइए यहाँ पे जो 30 का सही आंसर हो जाएगा अनुपात मापनी, यानी रेशियो स्केल। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो, यानी एक वैल्यू शून्य भी हो और जो भी वैल्यू है तो सब किस में आती है? अनुपात मापनी में, रेशियो स्केल में। इस तरह से आपके 30 क्वेश्चन 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट हुए। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर इस पेपर को पहली बार देख रहे हो या फिर इस प्लेलिस्ट को देख रहे हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।